दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पेज में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, तो वहाँ पे फ्लावर का इंपॉर्टेंस, सोशल इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों फ्लावर यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्लावर एक सिंबल है फीलिंग का, ये सब लिखा है। सेकेंड पेज में लिखा है कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, तो इसको हम समझेंगे इस टॉपिक से, ठीक है। तो फर्स्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 1.2 इमेज जो दिया रखा है, तो दे रखा है, तो ये जो इमेज है वो है एक स्टेमन का। स्टेमन यानी कि फ्लावर का जो मेल पार्ट है, ठीक है, ये जो इमेज है वो एक स्टेमन का है। स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल यानी कि मेल यानी कि जो लड़का मतलब पार्ट है, ठीक है। तो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज स्टेमन, ठीक है। तो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज स्टेमन है यहाँ पे। इसमें देख सकते हैं कि एक तो लंबा वाला पोर्शन है, ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे लंबा वाला पोर्शन है, और एक जो है वो इसके ऊपर में कुछ छोटा वाला एक पोर्शन है, ठीक है, ठीक है। तो उसके छोटा वाला पोर्शन है, तो जो लंबा वाला पोर्शन है, ये जो लंबा वाला पोर्शन है, ये जो लंबा वाला पोर्शन है पूरा, ठीक है, तो ये लंबा वाला पोर्शन को कहते हैं फिलामेंट, और ये ऊपर वाला पोर्शन को कहते हैं एंथर, ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं एंथर, ठीक है। तो उसके बाद कि अप्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर, नंबर ऑफ द लेंथ एंड, अच्छा यहाँ से मतलब हो जाते हैं। उसके बाद बेसिक से समझेंगे कि अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायलॉप्ट। एक एंथर की बात की जा रही है यहाँ पे। एंथर इज बायलॉप्ट स्ट्रक्चर। बायलॉप्ट का मतलब समझते हैं एक बार। बाय यानी कि बाय का मतलब होता है टू, बाय मीन्स टू, ठीक है। बाय लॉब्ड यानी कि दो लॉब है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लॉब ऐसा है, दूसरा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको थोड़ा वाइट पेज में करें तो एक लॉब ऐसा है, उसके ऊपर ऐसा, ठीक है, यानी कि दो लॉब है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज बायलॉब्ड स्ट्रक्चर। तो एंथर को इसलिए यहाँ पे बायलॉब्ड कहा गया है, ठीक है। फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर, द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमेंस आर वेरिएबल। अच्छा, स्टेमेन का जो लेंथ है ये फ्लावर टू फ्लावर वेरी करता है, तो किसी में ज़्यादा बड़ा होता है, किसी में थोड़ा छोटा होता है, इट्स डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, ये डिपेंड करता है। उसके बाद लिख सकते हैं कि डायसेक्ट्री माइक्रोस्कोप मेक नीट एंड की डायग्राम। अच्छा, तो उसके बाद अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायलॉट विथ ईच लॉब हैविंग टू थेका। अभी क्या कहा गया है कि एंथर के पास दो लॉब्स है, दिस इज टू लॉब्स। ये एक पूरा एंथर है, इसमें दो लॉब्स है, ठीक है। अभी अगर एक लॉब के लिए अगर एक लॉब बनाते हैं, एक लॉब में क्या होता है कि दो थेका होता है। ईच लॉब कंटेन टू थेका, ईच लॉब में टू थेका होते हैं, राइट। ईच लोब कंटेन टू थेका, तो एक लोब में दो थेका होते हैं, थेका, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइथेकस। अभी बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब भी टू होता है, डाई का मतलब भी टू होता है, ठीक है। बाय यानी कि डाई, इसको दोनों का मतलब टू ही होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि डाइथेकस यानी कि एक लॉब है, एक लॉब में दो थेका है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइथेकस, ठीक है, डाइथेकस। उसके बाद ऑफेन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव फ्रंट लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थेका, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द वेराइज टाइप ऑफ टिश्यूज एंड द ऑर्गेनिज्म। अच्छा, द एंथर इज फोर साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अभी हमने पढ़ा कि एंथर जो है वो दो लॉब्ड है, ठीक है। इसको अगर काट दे तो इसका मतलब कितने थेका बनेंगे? चार थेका, लाइक दिस। अगर इसको काटते भी हैं, ठीक है, एंथर है हमारे पास, इसके पास ऑलरेडी से दो लोब है, इसको काट दे भी देता है तो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनेगा। टेट्रागोनल यानी कि ऐसा शेप जहाँ पे टेट्रा से समझ में आ रहा है कि फोर, टेट्रा यानी कि फोर, टेट्रा। बाय डाई इसका मतलब दो होता है, टेट्रा का मतलब चार होता है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर एंथर ऐसा था, इसको हमने ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया। अभी हमें ऊपर से ऐसा कुछ शेप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको यहाँ पे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहा गया है। एंथर इज फोर साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहा गया है, ठीक है। ये टेट्रागोनल ऐसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को कहा गया है, ठीक है। सो कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोंजिया, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, इसमें चार माइक्रोस्पोंजिया, ठीक है, चार माइक्रोस्पोंजिया है, ठीक है। क्या है? चार माइक्रोस्पोरेंजिया। सो लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, देख सकते हैं कि कॉर्नर्स में लोकेटेड है। टू इन ईच लोब, मतलब एक लोब में दो है, एक लोब में दो है, दो लोब है इसके पास, दो दो यानी कि चार हो गए टोटल, ठीक है। उसके बाद ऑफ एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव फ्रंट लेंथ वाइज सेपरेट द थेका, ठीक है। उसके बाद तो ये हमने कह रहे थे माइक्रोस्पोंजियम डेवलप फर्दर। अब ये जो माइक्रोस्पोंजियम की बात कर रहे थे कि
मतलब क्या होता है कि 4 साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोस्पोंजियम। माइक्रोस्पोंजियम रहता है लोकेटेड एट कॉर्नर, 2 इन ईच लोब, ठीक है। मतलब हर एक लोब में दो दो माइक्रोस्पोंजियम है, कॉर्नर्स में लोकेटेड रहते हैं, ठीक है। अभी ये जो माइक्रोस्पोंजियम डेवलप फर्दर, अभी जो माइक्रोस्पोंजियम है वो क्या करते हैं, फर्दर डेवलप करते हैं। डेवलप करके क्या बनाते हैं, पॉलन सैक्स बनाते हैं। पॉलन सैक्स, पॉलन ग्रेन्स नहीं, पॉलन सैक। माइक्रोस्पोंजियम डेवलप होके क्या बनते हैं, पॉलन सैक बनता है। दे एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडली, ठीक है, ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन्स। बाद में वो पॉलन ग्रेन्स के साथ पैक्ड हो जाता है, यही सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, पैक्ड हो जाता है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोंजियम क्या होते हैं। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन टिपिकल माइक्रोस्पोंजियम appears नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय द 4 walls। अच्छा, जो माइक्रोस्पोंजियम होता है इसके पास 4 लेयर्स होते हैं, ठीक है। ये 4 लेयर्स पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर्स, सबसे लास्ट में टेपिटम। एपिडर्मिस होता है, एंडोथेशियम होता है, मिडिल लेयर्स होता है, टेपिटम होता है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो लेयर होता है माइक्रोस्पोंजियम का, सबसे पहला लेयर एपिडर्मिस। फिर सेकेंड जो लेयर आता है वो एंडोथेशियम, ENDOTHECIUM। फिर बाद में आता है मिडिल लेयर्स आता है। फिर कौन आता है, टैपिटम आता है। ये टैपिटम वाला जो है वो बहुत प्यारा होता है, बिकॉज ये बाकी जो 3 है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, बट टैपिटम वो न्यूट्रिशन वगैरह का ये सब देने का काम करता है। किसको न्यूट्रिशन देता है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स है उनको, ठीक है। उसके बाद द आउटर 3 लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डायजेशन, ठीक है, ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन, ताकि पॉलन रिलीज हो पाए। द इनरमोस्ट जो लेयर होता है टैपिटम होता है। इट पोरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। तो सेल ऑफ द टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म। तो सेल ऑफ द टेपिटम में डेंस साइटोप्लाज्म रहता है एंड जनरली हैव मोर देन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस। मतलब टेपिटम में क्या होता है कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस रहता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करना होगा, तो इसलिए इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस रहता है एंड इसलिए इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एक से ज़्यादा रहता है, मोर देन 1, ठीक है। एंथर इन यंग अ ग्रुप ऑफ कंप्लीटली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल कॉल्ड स्पोरोजेनियस टिश्यू, ठीक है। स्पोरोजेनियस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम, ठीक है, सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम में ऑक्यूपाई करते हैं। अच्छा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। एज एंथर डेवलप्ड, कि जब वो एंथर डेवलप होता है, द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो द म्यूटिक डिविजन, मियोसिस। यहाँ पे लिखा भी रखा था मैंने अपने एनसीईआरटी में कि मियोसिस होता है। म्यूटिक डिविजन यानी कि रिडक्शन डिविजन। अगर आपके पास 2n है तो वहाँ पे n यानी कि हाफ हो जाता है, ठीक है, हाफ डिविजन, रिडक्शन डिविजन इसलिए कहते हैं। टू फ्रॉम द माइक्रोस्पोर टेट्रेट, ठीक है, ताकि वो माइक्रोस्पोर टेट्रेट बना सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एज यू कैन सी कि नेक्स्ट पेज यहाँ पे देख सकते हैं कि ABC मतलब एज अ ड्राइंग। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि सबसे जो मिडिल लेयर है, मिडिल में इसको कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। सबसे जो आउटर वाला पोर्शन है वो एपिडर्मिस है, ठीक है, वो सबसे आउटर वाला पोर्शन इस एपिडर्मिस आ जाते हैं। उसके बाद एंडोथेशियम आ जाता है एपिडर्मिस के थोड़ा भीतर, उसके थोड़ा भीतर में एंडोथेशियम। उसके बाद आता है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू के आउटसाइड में, ठीक है। तो स्पोरोजेनस टिश्यू के आउटसाइड में सबसे जो इनरमोस्ट है वो टेपिटम, यानी कि सबसे पहले ऐसे याद रखो कि एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर्स भी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मिडिल लेयर्स, ठीक है, मिडिल लेयर्स है। उसके बाद आता है टेपिटम, और टेपिटम के अंदर आता है स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद एज द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्रेट, ईच ऑफ इस potential pollens of microspore mother cell, the process of formation of microspore from pollen mother cell, क्या लिखा है, pollen mother cell, ठीक है। the process of formation of microspore from the pollen mother cell, PMC शॉर्ट फॉर्म में इसको PMC कहते हैं, थ्रू म्यूसिस। और कैसे फॉर्म होता है म्यूसिस यानी कि रिडक्शन डिविजन, तो उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डेफिनेशन याद कर लो, एनसीईआरटी में सब कुछ है लाइन बाय लाइन, अब उसको मतलब मार्क करते जाओ। द प्रोसेस, यहाँ से द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलन मदर सेल PMC थ्रू द म्यूसिस, तो उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
जेनेसिस, ये आ सकता है. व्हाट इज माइक्रोस्पोर, जैसे आ ही सकता है. ठीक है, तो द माइक्रोस्पोर एज दे फॉर्म्ड आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स. ठीक है, क्लस्टर ऑफ 4 सेल में माइक्रोस्पोर टेट्रेट में अरेंज होते हैं. फिगर में देख सकते हैं. ठीक है, माइक्रोस्पोर जिसमें फिगर में देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर्स एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स. बाद में क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं. ठीक है, अच्छा पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, व्हाट इज पॉलन ग्रेन्स. तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमेटोफाइट है. यहाँ पे गैमेटोफाइट बोलेंगे, गैमेट्स नहीं बोलेंगे. अगर ह्यूमन है या फिर कोई एनिमल है उनके लिए बोलेंगे मेल गैमेट, फीमेल गैमेट. बट यहाँ पे प्लांट्स है, दैट्स वाई इट इज मेल गैमेटोफाइट्स. क्या है, मेल गैमेटोफाइट्स, मेल गैमेटोफाइट्स. पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट्स है. ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो आपने देखा होगा कि जो हिबिस्कस यानी कि जो मतलब हिबिस्कस आपने देखा होगा कि फूल. ठीक है, तो उसको जब उसको टच करते हो कोई भी फूल को तो येलो येलो पाउडर सब्सटेंस लग जाता है आपके हाथ में, छोटे छोटे बहुत येलो येलो सब्सटेंस. दैट येलो येलो सब्सटेंस इज नथिंग, वही पॉलन ग्रेन्स होता है. ठीक है, और इसको हमने अगर लार्ज मतलब उसको हमने अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो फिर कुछ कुछ के पॉलन ग्रेन्स ऐसे दिखते हैं. ठीक है, कुछ भयंकर टाइप्स के कुछ ऐसे दिखते हैं. ठीक है, उसके बाद कुछ के जो है वो ऐसे दिखते हैं, कुछ के ऐसे दिखते हैं, कुछ के ऐसे दिखते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट शेप के आ सकते हैं जब उसको देखा जाता है तो. ठीक है, सो यू विल बी अमेज्ड द वैरायटी ऑफ द आर्किटेक्ट शेप साइज कलर सीन ऑन द पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल मेजरिंग अबाउट. अच्छा पॉलन ग्रेन्स देख ही सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं कि लगभग एक गोल है, स्पेरिकल है, स्पेयर शेप में है, लगभग स्पेयर शेप में, लगभग स्पेयर ही तो है ना, स्पेयर ही तो है. ठीक है, तो स्पेरिकल है. तो पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल. ठीक है, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर. अच्छा कितना होता है, कितने कितने साइज का होता है भाई, 25 to 50. इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल, 2 लेयर वॉल होता है. मतलब पॉलन ग्रेन्स है तो इसका 2 वॉल होता है. ठीक है, 2 वॉल्स होता है. ठीक है, 2 वॉल होता है. तो आउटर वाला जो वॉल होता है तो उसको एक्सीन कहते हैं, आउटर वॉल एक्सीन कहते हैं. ये क्या होता है, ये स्पोरोपोलिनिन से बनकर आता है. ये वाला सब कुछ यहाँ से अंडरलाइन करके रख लो. ठीक है, जैसे कि 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है. ठीक है, किसका क्या होता है, साइज होता है, किसका साइज होता है, पॉलन ग्रेन का साइज होता है. अच्छा इसका 2 लेयर्स होते हैं, एक तो एक्सिन होता है. एक्सिन किससे बनता होता है, स्पोरोपोलिनिन से बनता होता है. विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन. सबसे ज़्यादा क्या है, रेजिस्टेंट है. रेजिस्टेंट यानी कि किसी को भी सहन सकता है, हीट को सहन कर सकता है, एसिड को सहन कर सकता है. ऐसा कुछ भी चीज़ अभी तक पाया नहीं गया कि स्पोरोपोलिनिन को डिस्ट्रॉय कर सके. ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, एक क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, नेचुरली है. ठीक है, इट कैन विस्टर्न हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है. स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को सहन कर सकता है. एल्कली यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस को भी सहन कर सकता है. नो एंजाइम, ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं दैट डीजेनरेट स्पोरोपोलिन, कि जो स्पोरोपोलिन को नष्ट कर दे, डीजेनरेट कर दे. ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई सब्सटेंस, एंजाइम कुछ है ही नहीं. इस फार सुनो, तो द पॉलन ग्रेन्स एक्सिन इज प्रोमिनेंट अपर्चर्स जंप. अच्छा ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन एक्सिन में क्या होता है, दिस इज पॉलन ग्रेन मान लेते हैं. तो एक्सिन है, एक्सिन में थोड़े छोटे छोटे ऐसे जंप पोर्स रहते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या रहते हैं, जंप पोर्स रहते हैं. इस जंप पोर में क्या होता है कि इसमें पॉलन ग्रेन प्रेजेंट नहीं रहता. इस जंप पोर में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट नहीं रहता, सॉरी पॉलन ग्रेन नहीं, एक्सिन जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता, सॉरी स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं रहता, सॉरी. तो ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन में छोटे छोटे पोर्स है. तो इसमें जो इसमें जो स्पोरोपोलिन है जो कि केमिकल है, सब्सटेंस है, जो बहुत रेजिस्टेंट है, कोई भी किसी को उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. तो कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे ऐसे जो होल्स है जहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं रहता. कहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता, पॉलन ग्रेन में. ठीक है, तो उस जो पोर्स है दैट पोर्स को जंप पोर कहते हैं. Where sporopollen is absent, pollen grains are the preserved as fossil because of the presence of sporopollenin. ठीक है, तो pollen grain को प्रिजर्व कर सकते हैं बिकॉज इसमें स्पोरोपोलिन है. द एक्सिन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरिया पैटर्न एंड डिजाइंस. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सिन में फैसिनेटिंग एरिया ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइंस आपको देखने को जा सकते मिल सकते हैं. अच्छा, द इनर, आउटर की बात कर लिया. आउटर में और एक बार रिकैप कर लेते हैं. ठीक है, आउटर में हमने क्या देखा कि ऑलमोस्ट जो पॉलन ग्रेन होता है वो मेल गैमेटोफाइट है. ठीक है, एक फ्लावर है, फ्लावर का जो मेल गैमेटोफाइट है वो पॉलन ग्रेन है. पॉलन ग्रेन स्पेरिकल होता है. ठीक है, ऑलमोस्ट, और इसका जो साइज होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर्स तक होता है. ठीक है, इसका 2 लेयर्स होता है, एक तो होता है एक्सिन होता है, एक एक्सिन होता है.
दूसरा क्या होता है, इंटीन होता है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो होता है एक्सिन। एक्सिन क्या होता है, एक्सिन सबसे, ये जो मिलके बनता है स्पोरोपोलिन नाम के केमिकल से, जो कि सबसे ज़्यादा क्या है, हीट रेजिस्टेंट है, ठीक है। हीट रेजिस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर को सहन कर सकता है, ये एल्कली को सहन कर सकता है, ठीक है। एक्सिन ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस कुछ है नहीं कि जो एक्सिन को डिस्ट्रॉय कर सके। तो पॉलन ग्रेन में कुछ कुछ पोर्स है, ठीक है, कुछ कुछ पोर्स है, तो जिसमें ये स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। अभी जो पोर्स यानी कि जो छोटे छोटे जो होल्स पोर्स बोल लो, तो उस पोर्स को कहते हैं जर्म पोर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स, उस पोर्स को कहते हैं जर्म पोर्स। वह स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, जहाँ पे नहीं रहता। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, तो पॉलन ग्रेन्स को फॉसिल्स बहुत सालों तक इसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, बिकॉज इसमें स्पोरोपोलिन है। स्पोरोपोलिन कोई, मतलब कहा ना मैंने कि कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो कि इसको डिस्ट्रॉय कर सके, तो इसलिए स्पोरोपोलिन को हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बहुत सालों तक ये रह सकता है, ठीक है। ये तो आउटर वॉल की बात हो जाती है। इनर वॉल की बात करते हैं। पॉलन ग्रेन, इसका आउटर वॉल की बात हमने कर लिया, अब इनर की बात करते हैं। इनर की बात करेंगे, अंदर की बात करेंगे। इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज इंटीन होता है। द थीन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है, ये थीन पतला होता है और कॉन्टिन्यूअस एक के बाद एक लेयर होता है, ठीक है। सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये किससे बनता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन। इंटीन किससे बनता है, इंटीन बनता है सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनता है, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन द टू सेल, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, दो सेल रहता है, एक तो वेजिटेटिव सेल रहता है, एक जेनेटिव सेल रहता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल में क्या होता है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, एज यू कैन सी, इस पोर्शन में देख सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो डिवाइड हो जाता है यहाँ पे, तो डिवाइड हो जाता है, जैसे कि ऑर्गेनिक मेटेरियल बोल सकते हैं, वेजिटेटिव सेल होता है, जेनेटिव सेल होता है। साइटोप्लाज्म में पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाता है तब ये डिवाइड हो जाता है दो सेल में, एक तो वेजिटेटिव सेल में, दूसरा जेनेटिव सेल में। एज यू कैन सी कि ये एक पॉलन ग्रेन था, ये डिवाइड हो गया है, एक तो वेजिटेटिव सेल में, ठीक है, दूसरा जेनेटिव सेल में। जेनेटिव सेल छोटा होता है वेजिटेटिव सेल से मुकाबले। वेजिटेटिव सेल क्या होता है, बड़ा होता है। जेनेटिव सेल जो है वो साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल के आसपास में फ्लोट करता रहता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल फ्लोट ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड न्यूक्लियस बोल सकते हैं, ठीक है। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल स्टेज। इन रिमेनिंग स्पीसीज द जेनेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली। रिमेनिंग स्पीसीज में क्या होता है कि बाद में जो ये जेनेटिव सेल है वो माइटोटिकली इसमें रिडक्शन डिविजन नहीं होता, यहाँ पे इक्वल डिविजन होता है। मायोटिक डिविजन है कि इक्वल डिविजन होता है, टू गिव राइज टू द टू मेल गैमेट्स, ठीक है। यानी कि देख सकते हैं कि दिस इज जेनेटिव सेल है, ये छोटा वाला जो पोर्शन है जेनेटिव सेल है, ये फिर से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होकर दो सेल बन जाता है, ठीक है, इक्वल डिवाइड होता है। मायोटिक डिविजन होता है, मायोटिकली डिवाइड होकर इक्वल एक क्या बनता है, इक्वल दो सेल बन जाते हैं, ठीक है, दो सेल बन जाते हैं यहाँ पे ऑफ द वेजिटेटिव सेल, ठीक है। इन द रिमेनिंग स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि जो जेनेटिव सेल है वो डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू टू मेल गैमेट बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड, ठीक है। पॉलन ग्रेन शेड होने से पहले, यानी कि थ्री सेल स्टेज। Pollen grains in many species cause serve allergies and bronchial affection in some peoples, often leading to the chronic respiratory. Pollen grain के चलते एलर्जीज हो जाते हैं कुछ लोगों को, ठीक है। आजमा का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, ब्रोंकाइटिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम, जैसे कि पार्थेनियम आपने देखा होगा कि कैरेट ग्रास भी कहते हैं इसे, ठीक है। कैरेट ग्रास इन इंडिया एज अ कंटामिनेंट आया था। ये क्या था कि ये हमारे देश का नहीं था, ये जब वीट को एक्सपोर्ट कर रहे थे बाहर यूरोप वगैरह से, तो यूरोप के मतलब वीट के साथ साथ ये पेड़ भी हमारे देश में आ जाते हैं एज अ कंटामिनेंट के रूप में, ठीक है। सो बिकम द यूबिकोशियस आ जाते हैं, यूबिकोशियस इन ऑकरेंस एंड कॉजेज द पॉलन एलर्जी, इसके चलते भी पॉलन एलर्जी होता है। अच्छा, अभी आज के टाइम में देख सकते हैं कि पॉलन टैबलेट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट, रेस हॉर्सेस, इनको पॉलन वगैरह टैबलेट सप्लीमेंट खिलाया जाता है ताकि वो स्पोर्ट्स में और भी अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है, वो फर्स्ट प्राइज ले आ पाए, सेकंड, फर्स्ट, ऑब्वियसली फर्स्ट। लोग सभी यही चाहते हैं, ठीक है, कोई तुम्हारे एफर्ट्स नहीं देखना चाहेगा, एवरीवन चाहते हैं कि तुमने एंड में जाके क्या किया, कितना कमाया। चलो, सो व्हेन यू हैव शेड, pollen grains have the lantern stigma,
अच्छा, सो बिफोर लूज वेबिलिटी, वेबिलिटी यानी कि एक टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गया, अभी उसको फर्टिलाइजेशन करना है, तो उसको उतने टाइम में, उसके पास पर्टिकुलर कुछ टाइम होता है, उतने टाइम में उसको फर्टिलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज उसके पास फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी वो लूज कर देगा पॉलन ग्रेन, ठीक है। सो व्हेन वन दिस शेड, पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर द लूज वेबिलिटी, ठीक है। सो इफ दे हैव टू ब्रिंग फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन उनको करवाना है तो, ठीक है। उसके बाद हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन वेबिलिटी, तुमको कितना लगता है कि कितना साल तक हो सकता है। हाँ, कुछ कुछ में क्या होता है कि कुछ कुछ पॉलन ग्रेन्स में हो सकता है कुछ मंथ्स हो सकता है, बट वीट राइस के केस में ऐसा नहीं होता। कि प्रिवेलिंग टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इन सम सीरियल सच एज राइस के केस में देख लेते हैं कि पॉलन ग्रेन्स जब रिलीज होता है तो 30 मिनट के पास उसका टाइम रहता है कि 30 मिनट बाद अगर वो फर्टिलाइज करता भी है तो फिर वो क्या होगा कि वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, या फिर वो फर्टिलाइजेशन एक अच्छा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, या फिर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। 30 मिनट्स में उस जो भी करना है 30 मिनट के अंदर ही करना है उसको, ठीक है। ऑफ द रिलीज होने के बाद कुछ कुछ रोरसैक्स है, लिगोमिनियस है, सोलानेंसिस है, ठीक है। सो सोलानेंसिस है यहाँ पे, एंड दे मेंटेन वेबिलिटी फॉर मंथ्स। यू मे हैव हियर्ड ऑफ स्टोर एंड सीमेन sperm of many animals including the animals for artificial insemination. It is possible to store pollen grains. हाँ, आज के टाइम में सीमेन वगैरह तो स्टोर होता है, pollen grain को भी स्टोर करके रखा जाता है, टेक्निक्स है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, ठीक है। और स्पेसिस इन द ईयर, जिसको pollen grains में क्या करते हैं कि -196 डिग्री सेल्सियस में ये लिक्विड नाइट्रोजन है, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन जिसका जो टेम्परेचर है वो -196 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है कि बाकी वो फ्यूचर में उसको यूज़ कर पाए, इसलिए, ठीक है। सच स्टोर पॉलन ग्रेन्स कैन भी, जैसे कि पॉलन बैंक्स वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, यूज़ किया जाता है सिमिलर टू द सीड बैंक्स क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही मैं करना चाहती हूँ कि बाकी नेक्स्ट वीडियो में पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल और कौन कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगी। अभी तक जितना पढ़ा मैं बोलूँगी कौन कौन सा अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी में है, ठीक है। एनसीईआरटी में कौन कौन सा लाइन को अंडरलाइन करने के लिए मैं बोलूँगी, ठीक है। फर्स्ट पेज में कुछ नहीं है, सेकंड में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, थर्ड पेज में आ जाओ, थर्ड पेज में यहाँ जो पोर्शन है यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। थर्ड पेज में उसके बाद पेज नंबर 6 जो लिखा होगा, मतलब पेज नंबर 5 था, पेज नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। डायग्राम देख के जाना, डायग्राम जितने भी डायग्राम है इस चैप्टर से डायग्राम आते हैं बोर्ड में। डायग्राम अगर आ भी जाते हैं तो इस चैप्टर से 90% चांस है कि डायग्राम आ जाए, ठीक है, ठीक है, ये डायग्राम आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच।